आखिरकार क्या हुआ था इस जोड़े के साथ और क्यों हुआ था, देखते हैं इस पेचीदा केस का दूसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। अगर माजरा यह है कि एक सुसाइड और एक मर्डर, तो फिर दोनों लाशें नाले में कैसे पहुंचे कुलकर्णी? ताकि हम कहीं और पहुंच सके सर। मतलब ये कि सब हमें गुमराह करने के लिए भी हो सकता है, जैसे कि एक मर्डर और एक सुसाइड दिखाई दे। तो फिर पहले दोनों लाशों को नाले में फेंककर डबल मर्डर क्यों दिखाया? कुलकर्णी, अगर हत्यारा एक सुसाइड और एक मर्डर दिखाना चाहता था तो वो निधि की लाश को नाले में फेंकता और अंकित की लाश को किसी पेड़ पर लटका सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने जो किया उससे तो उसका मकसद पूरा नहीं होता, और भी करता है, बल्कि उसको पकड़वा सकता है। नहीं कुलकर्णी, बात कुछ और है। मुझे लगता है कि होने वाला कुछ और था और हुआ कुछ और। क्या, क्यों, कहां और कब, ये बहुत सारे सवाल हैं। बहुत कुछ अटपटा है। सर अब तक तो कुछ बात नहीं की इससे, पर जिस हिसाब से रो रही थी लगता है कुछ गहरा कनेक्शन था निधि के साथ। ये टीना है। कौन टीना? निधि की सहेली। पहले कभी आपने इसका जिक्र नहीं किया। अगर ये निधि की सहेली थी तो आप लोगों से मिलने नहीं आई? सर एक्चुअली टीना और उसके हस्बैंड मुंबई से बाहर गए हुए थे, अभी 2 दिन पहले ही लौटे हैं वो लोग, और उन लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। रहती कहाँ है टीना? सर टीना की मदर तो हमारी बिल्डिंग में ही रहती है। एक्चुअली टीना निधि की बचपन की सहेली थी, शादी होने के बाद बैंड्रा शिफ्ट हो गई हस्बैंड के साथ। शशांक, मैं पहले से जानती थी निधि अंकित के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। आपको लगता है जी कि हमारे अंकित ने निधि का कत्ल किया और उसके बाद खुदकुशी कर ली? पुलिस कह तो रही है ऐसा, लेकिन रेखा, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे यकीन नहीं होता कि हमारा अंकित वापस नहीं आएगा। अंकित के लिए निधि हमेशा से ही गलत थी। सर हमने कांजूरमार्ग रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज देखा था ना? हाँ, कई बार देखा था। सर आपको ऐसा लगा कि निधि और अंकित के बीच में कोई झगड़ा या फिर कोई अनबन चल रही थी? प्रेमी थे तो झगड़े तो होने ही थे, और इन पर्सनल बातों पर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? हमें बस ये जानना है कि उन दोनों की लाश नाले तक कैसे पहुंची, कहां से लाई गई, क्राइम सीन क्या था? सर इस टीना बर्थडे से अगर बात करें तो निधि के काफी क्लोज थी। निधि के क्लोज तो उसकी माँ और उसका भाई भी था, उनसे तो हमें कुछ खास पता नहीं चला। ठीक है, इस टीना से भी पूछताछ करते हैं। पुलिस के पास केवल इतनी जानकारी थी कि निधि पवार का कत्ल हुआ था और उसके कुछ घंटों बाद अंकित ने आत्महत्या कर ली थी। अब सवाल यह था कि क्या निधि का कत्ल अंकित ने किया था, और क्या अंकित का सुसाइड वाकई में सुसाइड था या फिर एक कत्ल था जिसे सुसाइड का रूप देने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस को टीना बर्थडे से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो नाउम्मीद भी नहीं थी। टीना बर्थडे यहीं रहती है? जी हाँ यहीं रहती है। बताइए, मैं उनका पति हूँ हरीश। हरीश, हमें आपकी पत्नी से कुछ बातें करनी है। अंकित ने निधि को क्यों मार डाला और फिर खुद को? मुझे कैसे पता होगा सर? आप निधि की सबसे अच्छी सहेली थी। और सबसे अच्छी सहेली साबित नहीं हो पाई सर। हम बहुत करीब थे, बस पिछले 6 महीनों में मैं बहुत कम मिली हूँ उससे, बात भी बहुत कम हुई। अपने काम में मैं इतना बिजी हो गई कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाई। और अब तो वो इस दुनिया से ही चली गई। ये मुंबई है टीना जी, जहां दिल को दिमाग से बात करने की फुर्सत नहीं। टाइम सबसे बड़ा विलेन है हमारी जिंदगी में। अभी आप थोड़ी सी हिम्मत कीजिए और हमारे सवालों के लिए वक्त निकालिए। आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी सहेली निधि के लिए वक्त निकाल रही हैं। जब अंकित और निधि पहली बार मिले थे तो मैं थी वहां। इसका कट अच्छा है, पर इसका पैटर्न ज्यादा बेटर है ना? हाँ सुनिए, ये कट इस डिजाइन में बना के दे सकते हैं?
ज़रूर बन जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। नो प्रॉब्लम, मैं वेट करूंगी, पर मुझे यही चाहिए। तो फिर ये मिलेगा। वैसे आपका चॉइस बहुत अच्छा है। थैंक यू। उसी दिन से अंकित को निधि पसंद आने लगी। निधि पहले थोड़ा कंफ्यूज थी, बाद में उसे भी अंकित पसंद आने लगा। उस वक्त मेरा और हरीश का रिश्ता भी बन ही रहा था। मैं और निधि अपने अपने घरों में कह के निकलते कि हम साथ में बाहर जा रहे हैं और फिर अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिलते। अक्सर हम चारों साथ में ही घूमा करते थे। देखिए, हम बस ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा दोनों के बीच कि बात यहाँ तक पहुँच गई। वो बात इतनी नहीं है, हमें उन दोनों की लाशें एक नाले में मिली, करजत के पास। टीना जी, निधि ने आपसे कभी कुछ तो बोला हो? हाँ सर, मैंने सुना था। एक बार उसने कहा था कि अंकित बहुत ज़्यादा पजेसिव है और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। रियली, तुम्हारा इस तरह से शक करने की वजह से मेरा दम घुटने लगा है। रिलेशनशिप में इतना पॉजिटिव होना नहीं अच्छा है। लवर्स पॉजिटिव नहीं होंगे तो कौन होंगे? निधि ने मुझे बोल दिया था कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हाय हेलो भी नहीं चलेगी। अंकित को पसंद नहीं था। निधि अंकित से ब्रेकअप चाहते थे? पक्का तो नहीं कह सकती, मैं बहुत दिन से उसके टच में नहीं थी। निधि और अंकित का करजत से क्या कनेक्शन हो सकता है? पहले कभी कभार हम जाते थे करजत के आसपास नाइट आउट्स के लिए। वो लॉजेस है ना वहाँ। लॉजेस के नाम बता सकते हैं आप लोग? बहुत पहले गए थे, इसलिए नाम वाम तो याद नहीं है, और कोई फिक्स भी नहीं था कि एक ही लॉज में जाते थे, इसलिए। कुलकर्णी, जितने भी लॉजेस हैं करजत में, पास के इगतपुरी में, सबके सब छान मारो। वैसे भी ये जोड़ा इसी इलाके के लॉजेस में जाता था। लाशें भी हमें करजत के पास से ही मिली है। कोई ना कोई पहचान लेगा पक्का। क्या दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे? क्या निधि ने कभी तुमसे अपनी ब्रेकअप की बात कही थी? नहीं, कभी नहीं। ऐसा हो सकता है क्या कि निधि ने अंकित को ब्रेकअप के लिए बोला हो और अंकित को गुस्सा आ गया हो और इसलिए अंकित ने निधि को मार डाला हो? अगर निधि को उसके साथ ब्रेकअप ही करना था तो वो उसके साथ नाइट आउट पे क्यों जाती? उन दोनों के बीच जो कुछ भी था वो था, पर अब किसी को पता नहीं चलेगा कि उनके बीच आखिर हुआ क्या। नहीं सर, इनको पहले कभी नहीं देखा। ये यहाँ कभी नहीं आए। तुम बिना नाम जाने, बिना एड्रेस देखे कैसे कह सकते हो तुमने नहीं देखा? ऐसे हर किसी का चेहरा याद रखते हो क्या? रजिस्टर दिखाओ। अरे सर, मैं कह तो रहा हूँ कि ये यहाँ कभी नहीं आए। रजिस्टर दिखा रहे हो या दो लगाऊं? निकाल। काय रे, नाम क्या है तेरा? अनिल कुमार सर। कहीं जाला अच्छा थटर क्या क्यों काँप रहा है? किस बात से डर रहा है बंधु? डर कोई डर नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया तो किसने किया अनिल कुमार जी? तो अब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। सच सच बोल, उस दिन वो लड़का लड़की आया था ना इस लॉज में? हाँ? तो 23 अगस्त को ये दोनों यहाँ पर चेक इन नहीं हुए थे? नहीं सर, उसके पहले भी नहीं और उसके बाद भी नहीं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? अंकित राणे 23 अगस्त दोपहर 1:15 बजे चेक इन, चेकआउट खाली। मुझे नहीं पता सर, मैं तो उस दिन ड्यूटी पर था ही नहीं। ड्यूटी पर नहीं था तो फिर इतनी वफादारी से क्यों बोल रहा था कि नहीं देखा, नहीं जानता? हाँ,
किसी के लिए इतने झूठ भौंक रहा था? बोल उस दिन क्या हुआ था? साहब मैं तो उस दिन छुट्टी पर था, मैं था ही नहीं साहब, कसम से। लेकिन साहब वो मेरा जोड़ीदार है ना लोकेश, वो था साहब यहाँ पर। वो बता रहा था कि उस दिन यहाँ दो मौत हुई थी साहब। कहाँ हुई थी? यही लॉज में साहब। लॉज में कहाँ? 16 रूम नंबर 16 में साहब। क्या हुआ था रूम नंबर 16 में? सर मुझे सच में नहीं पता उस दिन क्या हुआ। मैं जब दूसरे दिन ड्यूटी पर आया तब मुझे बताया गया और किसी को कुछ नहीं बोलने को बोला गया, खासतौर से आप लोगों को। चौबीस तारीख से ऐसे ही बंद पड़ा है। चाय मंगवाओ। जी साहब। तो लोकेश है? नहीं, मैं तो दिनेश है, लोकेश अंदर है। क्या रे लोकेश, फोन बंद है तेरा? काम पे नहीं गया, घर पे बैठा साले। तुझे क्या लगता है तू ये सब करके बच जाएगा? तुम पंकज दुग्गल हो? जी 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 सर। तेईस अगस्त 2013 को अंकित राणे और निधि पवार करजत के न्यू एवरशाइन लॉज में चेक इन हुए। उन्हें रूम नंबर 16 दिया गया। लॉज का मालिक पंकज दुग्गल और वहां का स्टाफ सब इस बात से वाकिफ थे कि उस दिन रूम नंबर 16 में क्या हुआ था। आखिरकार इस अजीबोगरीब केस के कुछ रहस्य खुलने लगे। सर मैं बच्चों की कसम खा के बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने आपको नहीं बोला। कई चीजें मैंने छुपाई, लेकिन वाकई सर वाकई मैंने कुछ नहीं किया सर। जो तूने किया है तुझे 6-7 साल अंदर करने के लिए काफी है। नहीं सर, नहीं सर। तू तो गया दुग्गल, ये समझ ले। बस जाते जाते हमारा काम आसान करता जा। जो भी सच है वो बोलते हैं। सच बोल दूंगा तो छोड़ तो दोगे ना सर? अरे यार, ये आजकल फैशन हो गया क्या? रेप, मर्डर, आतंकवाद, जो मर्जी है वो करो। फिर बाद में बोल दो मैं सब कुछ सच बोल दूंगा, मुझे माफ कर दो, सजा मत होने दो। मजाक समझ के रखा है। तू सच बोलकर हम पर कोई मेहरबानी करने वाला नहीं है। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। वो दोनों उस दिन दोपहर को अंकित राणे और निधि पवार वो दोनों दोपहर को आए थे सर। मैंने कहा कुछ कहा क्या इस लॉज के बारे में? मुंह बना रही हो तो पहले बोल देती, कहीं और चलते। तकरीबन दोपहर का 1 बजा था सर। अगर तुम लेट नहीं होती ना तो हमें तुम्हारा पसंद का लॉज मिल जाता, लेकिन तुम लेट हुई। और तुम्हारे हिसाब से मेरे लेट होने का मतलब? हाँ, किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तुम कभी ये क्यों नहीं सोचते हो कि मैं जेन्युइनली बिजी हो गई होंगी ऑफिस के काम से, घर के काम से? कब तक रहेंगे सर? आधे दिन के लिए, 8 घंटे। ठीक है सर। अंकित, मैं थक गई तुम्हारे साथ। तो तुम कब तक ऐसे करते रहोगे? हाँ, अगर तुम ऐसे जो अंदर गए वो बाहर आए नहीं सर। तुम लोग अंदर कब गए? सर उन्होंने 8 घंटे के लिए रूम लिया था। 1 घंटा हम लोग एक्स्ट्रा दे देते हैं, इसलिए 10 बजे के आसपास उनका चेकआउट था सर। साहब,
वो रूम नंबर 16 की पार्टी अभी तक अंदर ही है। 16 नंबर किसको दिया था रे? वो लड़का लड़की अंकित राणे और निधि पवार। 10 बज चुके हैं। टाइम के हिसाब से उनका चेकआउट 9 बजे था ना। और 10 बज गए अभी। चल 1 घंटा और दे दे, और बाद में है ना बिल में एक्स्ट्रा चार्ज मार देना। लेकिन एक बार भी घंटी नहीं बजाई, पानी तक नहीं मंगवाए। अरे जवानी जिंदाबाद। अपना ये रेगुलर तरीका है सर, मतलब कस्टमर को बेकार में डिस्टर्ब मत करो। वो बाहर आएगा तो उसको जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो लगा दो। फिर क्या बात हो कल? सब उसके बाद मैं घर के लिए निकल रहा था। सर जी, सर जी, सर जी, वो रूम नंबर 16 की पार्टी अभी तक अंदर ही है। अरे 12:15 बज चुके हैं साहब। मैं 11, फिर 11:15 और फिर 11:30 3 टाइम गया, अभी भी ट्राई किया, कोई भी आवाज नहीं अंदर से। फिर मैं और लोकेश रूम नंबर 16 पे गए। अंकित राणे, निधि पवार, देखिए दरवाजा खोलिए प्लीज, आपका टाइम अप हो गया है। भाई साहब, कोई 10-1 मिनट तक खटखटाते रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं था सर अंदर से। ड्रग्स वक्स लेकर अंदर आउट पड़े होंगे, बेकार में अपने लॉज के नाम की बैंड बज जाएगी। सुन, तू पीछे से जा, बाथरूम से अंदर घुस जा और वो कांच निकाल के देख के अंदर माजरा क्या है। जा। फिर उसके बाद लोकेश अंदर गया। उसके बाद सर अंदर खून। हाँ? समझ में ही नहीं आ रहा था सर कि मैं क्या करूं। क्या किया तूने? छोटा सा लॉज है सर मेरा, रेपुटेशन ही सब कुछ है। डर तो वैसे ही लगा रहता है सर कि कहीं कोई ड्रग्स वाला, कोई क्रिमिनल विमिनल वहां के ठहर न जाए। और वहां तो 2-2 लाशें पड़ी थी सर, 2-2 लाशें। खबर तो फैल ही जाती सर। उसके बाद मेरे लॉज का तो क्रियाक्रम ही हो जाता सर। क्या तू कल क्या किया तूने वो बोल। सर मैं नहीं चाहता था कि वो लाशें मेरे लॉज में पाई जाए। फिर हमने रूम साफ कर दिया, और उस दिन के बाद वो रूम हमने किसी को नहीं दिया, बंद ही रखा था। अगर तू सच बोल रहा है तो भी जुर्म तो तूने किया है दुग्गल। जुर्म छुपाया, सबूत मिटाए, ये भी एक संगीन जुर्म है दुग्गल। सर तो डर गया था सर, लॉज के रेपुटेशन बचाने के लिए किया। और अब तो तू पकड़ा गया है, जेल भी जाएगा। अब तेरी लॉज की रेपुटेशन का क्या होगा? इसे देखने के बाद तो यही लगता है कि पंकज और लोकेश ने हमें जो बताया वो एकदम सही था। निधि और अंकित रूम नंबर 16 में गए, लेकिन जिंदा कभी वापस नहीं आए। टाइम ऑफ डेथ निधि 9 और 10 के बीच, अंकित 11 और 12 के बीच। एक सुसाइड, एक मर्डर न्यू एवरशाइन लॉज के रूम नंबर 16 में हुआ।
अंकित और निधि का सामान जो कांजूर मार्ग रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में दिखा था पर नाले पर नहीं मिला था, वो लॉज के अंदर से मिला। लॉज ओनर पंकज दुग्गल ने उन्हें वहां छुपा कर रखा था। मर्डर वेपन भी उस सामान में शामिल था। अरविंद जी, रेखा जी, हमने लॉज ओनर और वहां के सारे एम्प्लॉयज सबकी सारी डिटेल्स और बैकग्राउंड चेक की, लेकिन किसी पर भी रत्ती भर शक करने जैसा कुछ नहीं मिला। मतलब हमारे बेटे ने सुसाइड किया? सच में? सबूत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं अरविंद जी। उसने पहले निधि की हत्या की गला काटकर, फिर उसने खुदकुशी की पंखे से लटक कर। अंकित ने मार डाला ना मेरी बेटी को। सबूत तो ऐसा ही कुछ कहते हैं लता जी। इसका मतलब ये उसकी प्लानिंग थी। उसने पहले से ही सोचा हुआ था कि उसको निधि को मारना है। ये मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता शशांक। देखो, तुम्हारी बहन निधि और अंकित के बीच जो रिश्ते थे वो काफी तने तने से थे। अब उस दिन उन दोनों के बीच उस रूम में क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि निधि की हत्या पहले हुई तो जाहिर सी बात है अंकित ने उसके बाद आत्महत्या की। अंकित के शरीर पर हमें एक भी चोट का निशान नहीं मिला। ऐसा कोई भी साइन नहीं मिला है जिससे यह साबित होता हो कि उसकी किसी के साथ कोई झड़प हुई थी। तो लॉजिकली हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही जाएंगे। निधि अंकित के साथ कभी खुश नहीं रह पाती। अंकित निधि के साथ कभी खुश नहीं रह पाता। अंकित और निधि के बीच उस कमरे में क्या हुआ था जिसके बाद वो उस कमरे से जिंदा बाहर निकले ही नहीं, ये एक राज है जो अंकित और निधि की अस्थियों के साथ बह गया है। उनके रिश्ते में क्या उतार चढ़ाव थे इसके बारे में भी बहुत कम लोगों को बहुत कम मालूम है। सिर्फ दोनों विक्टिम्स के अतीत से अनुमान लगाया जा सकता था कि उनके बीच क्या हुआ हो सकता है, उनका बिहेवियर उनके रिश्ते को किस तरह से इंपैक्ट कर रहा था। लेकिन अफसोस, ये जानकारी सिर्फ एक लिमिट तक जानी जा सकती है। लेकिन कुछ बातें स्पष्ट हैं। 23 अगस्त 2013 को निधि और अंकित न्यू एवरशाइन लॉज के रूम नंबर 16 में दाखिल हुए। ये बात सीसीटीवी में कैद है। इसके बाद लॉज के मालिक पंकज दुग्गल और उसके एम्प्लॉय लोकेश का बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही इस केस के खंबे साबित हुए। लॉज के मालिक पंकज दुग्गल और उसके एम्प्लॉय लोकेश को आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए बुक किया गया है। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं। अंकित और निधि के बीच एक्सचेंज हुए एसएमएस स्टडी किए गए। बात अब जाहिर सी होती चली है कि दोनों के बीच में गुस्सा और रंजिश बहुत ही ज्यादा था और प्यार बहुत ही कम। अंकित और निधि के केस के बाद अब हम चलते हैं सुधीर और आरती राजावत के केस की तरफ। एक जोड़ा एक नई कोठी में रहने के लिए आया ताकि उनकी जिंदगी बेहतर बन सके। उन्हें उम्मीद थी कि अतीत की यादें वर्तमान के सपनों पर हावी नहीं होंगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? अरे भाई साहब, आप चूल्हा यहाँ कैसे रख सकते? किचन का सामान किचन में रखिए ना। कितनी बार संभालूंगी मैं? कितना समय भैया, बच्चों का कमरा पहले ठीक करना है, दीजिए ना सामान। सुरेंद्र, तू सवेरे फोन करके मुझे बता रहा है कि तू नहीं आएगा, ये कोई तरीका है? तेरे को पता है मुझे आज घर शिफ्ट करना है। कमाल करता है यार तू भी। लाइए, हाँ वो गठरा दे दीजिए। आरती, हाँ जी। सुनो, तुम ये सब कुछ संभाल लोगी। वो सुरेंद्र का फोन आया, वो आज भी नहीं आ रहा। दुकान मुझे ही खोलनी पड़ेगी। कोई बात नहीं सुधीर, आप जाइए दुकान खोलिए, मैं संभाल लूंगी। इससे पहले कि निशा प्रिया स्कूल से उनका कमरा ठीक करना पड़ेगा। देखो, कोई दिक्कत आए तो तुम मुझे फोन कर लेना, मैं दुकान बंद करके ही आ जाऊंगा। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दुकान संभालिए, मैं यहाँ देख लूंगी। हाँ, शायद खाना बनाने का टाइम ना मिले तो आते समय कुछ पैक करवा लाइएगा। ठीक है, ये सारा सामान अच्छी तरह से संभलवा के जाना। हाँ जी बाजी। हाँ चंगा जी, चलता हूँ। हाँ जी, जल्दी करिए।
आप उम्मीद करते हो कि जगह और माहौल बदलने से हालात भी बदलेंगे, बेहतर होंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो कभी बदल नहीं सकते। अब भी और इसी वक्त अक्षय निकल जा मेरे घर से। सर जी अभी कहाँ जाऊंगा, एक दिन का टाइम दे दो। 1 मिनट भी नहीं, अभी के अभी अपना सामान उठा और निकल यहां से। मेरा परिवार ही मेरी जिंदगी है। मेरी बीवी आरती और मेरी बेटियां निशा और प्रिया। एक पिता को या एक मां को और क्या चाहिए? उनके बच्चों के लिए खुशहाल जिंदगी और अच्छी परवरिश। बेटा कैसा लगा आप दोनों को अपना नया कमरा? रूम सेट कर लिया ना? हाँ पापा, मेरे स्कूल से आने से पहले ही मम्मी ने रूम सेट कर दिया था और ये रूम पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा है। पापा मुझे निशा दीदी की तरह बड़ा स्टडी टेबल चाहिए। अभी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंच गई हूँ ना, इसलिए मुझे ढेर सारे होमवर्क मिलते हैं। आप थोड़े बड़े हो जाओ, फिर आपके लिए भी बड़ा सा स्टडी टेबल ले आएंगे। लो जी, आते ही डिमांड शुरू, खाना खाओ। आरती जी, मैं सोच रहा था कि 1 आध साल में पैसे जमा करके शहर के बीच में ही मकान ले लेंगे। वहां से मेरी दुकान और बच्चों का स्कूल पास हो जाएगा। आके 1 दिन भी नहीं हुआ, अभी तक सामान भी सेट नहीं हुआ और आप यहाँ से जाने की बातें करने लगे। पापा मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा। नहीं पापा, मुझे पहले वाला घर अच्छा लगता था। पापा हम लोग यहाँ पे क्यों आए? जो होना था वो हो चुका। बेहतर यही है कि बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ा जाए। मैंने यही किया और मुझे लगता है यही सही है। पर क्या सब सही होगा? प्रिया, 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 कोई है? प्रिया, कोई है? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था सुधीर और आरती राजावत को अपने इस नए घर में शिफ्ट हुए और यह हादसा हो गया। प्रिया को किसी ने अगवा कर लिया। अतीत में मिले किसी गम से उबरने के लिए सुधीर अपने पुराने घर से इस नए घर में शिफ्ट हुआ था, लेकिन हालात बेहतर होने की बजाय और बिगड़ गए। सुधीर को जब इस बात का पता चला तो मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या? पर कब? कैसे हुआ ये? सुधीर, मैं कपड़े सुखा रही थी, मेरे सामने कोई प्रिया को उठाकर ले गया। सब मेरी बेटी प्रिया सिर्फ 6 साल की है। प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए। वर्मा, बठिंडा से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी करो, सारी चौकियों को अलर्ट करो। सर। बैठिए। आपकी वाइफ ने बाइक का नंबर नोट किया था? पता नहीं साहब, मैंने पूछा ही नहीं। जैसे ही फोन आया मैं सीधा यहाँ आ गया। नहीं साहब, नंबर पर ध्यान नहीं गया। सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। बाइक पर जो आदमी था, आपने उसका चेहरा तो देखा होगा? ध्यान नहीं गया। मैं वहाँ कपड़े सुखा रही थी, प्रिया के चिल्लाने की आवाज आई तो मैं भागती हुई उसके पीछे गई, लेकिन
तब तक वो बाइक आगे निकल चुकी थी। उस आदमी की पीठ थी मेरी तरफ और नंबर की तरफ ध्यान नहीं गया साहब। तो वो आदमी अकेला था या कोई था उसके साथ? नहीं सर, मैंने और किसी को नहीं देखा, शायद अकेला ही होगा। अजय, आसपास की दुकानों पे जाके पता करो, अगर प्रिया चिल्ला रही थी तो किसी न किसी का तो ध्यान गया होगा। जी सर। बेटा आप कहाँ थे उस वक्त? आपने घर के आसपास किसी को देखा था? ये अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही थी सर। देखिए, हमें प्रिया को ढूंढने में आसानी होगी अगर आप सब कुछ हमें साफ साफ बताएंगे। आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या ऐसा कोई जो ऐसी हरकत कर सकता है? नहीं साहब, मैं तो एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की। मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरी प्रिया को ढूंढ लीजिए सर। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। ये सब कैसे हो गया प्राजी? कार के पास से उठा के ले गया। अरे आरती ने देखा ले जाते हुए? यही सोचा था, सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। रंजीत, मेरी आंखों के सामने से मेरी प्रिया को उठाकर लेकर चले गए, मैं कुछ नहीं कर पाए। देख, तू रो मत, कुछ नहीं होगा प्रिया को। जितनी जल्दी हो सके मैं वहाँ आता हूँ और बीजी और पापा जी को भी ले आऊँगा। तू घबराइयो मत। सुनते हो जी, ओ, रंजीत का फोन आया सी, प्रिया पुत्र नु किसी ने अगवा कर लिया। क्या? ये कैसे हो गया? वो आंगन में खेल रही थी, कोई उसे उठा के ले गया। लेकिन वो तो उनका नवा घर है ना? हाँ सर, 4 घंटे से बठिंडा आने जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी करके रखी है, लेकिन प्रिया अभी तक स्पॉट नहीं हुई है। शायद किडनैपर ने प्रिया को कहीं छुपा के रखा है। वर्मा, मुझे लगता है उसे पता चल गया होगा कि मामला पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया है। कुछ देर तो शांत बैठेगा, लेकिन मौका मिलते ही शहर से भागने की कोशिश जरूर करेगा, जो हमें होना नहीं देना है। 24 घंटे नाकाबंदी रहनी चाहिए। ये जो कोई भी है, बच्ची के साथ शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर, घर के आसपास की दुकानों से कुछ पता चला? जी नहीं सर, दरअसल दोपहर का टाइम था, इसलिए ज्यादातर दुकानें बंद थी। अजय शाम को फिर से दुकानदारों से बात करना शुरू करेगा। सभी दुकानदारों से पूछताछ करो, किसी ना किसी की नजर में तो जरूर आए होंगे। सुधीर और आरती के फोन भी टैप करो। अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए हुई है तो फिरौती का कॉल कभी भी आ सकता है। आरती, मैं कुछ नहीं कर पाई सुधीर, मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरी आंखों के सामने मेरी प्रिया को उठा ले गया। मैं आरती तुम खुद को दोष मत दो। प्रिया मिल जाएगी प्रिया। मैं आरती को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद अंदर से डरा हुआ था। प्रिया किस हाल में होगी ये सोचकर कांप जाता था मैं। फिरौती के फोन का इंतजार हो रहा था, पर कोई फोन नहीं आया। क्या इरादा था किडनैपर का, यह बात अभी तक साफ नहीं हुई थी। क्यों निशाना बनाया गया था एक 6 साल की मासूम बच्ची को? अगले दिन सुबह एक सुराग मिला, लेकिन इस सुराग के साथ कई नए सवाल भी खड़े हुए। हाँ जी साहब जी, बलविंदर नाम का बंदा है, सुधीर जी के घर की आगे की गली में इसकी एक लॉन्ड्री की दुकान है। इसने प्रिया को उस आदमी के साथ मोटरसाइकिल पर जाते देखा था साहब जी। साहब जी, मैं खाना खा के बर्तन धो रहा था, तब देखा था मैंने। तुम्हें उस आदमी का हुलिया याद है? हुलिया क्या साहब जी, मैं तो बंदे को ही पहचानता हूँ। कौन है वो? जी वो अक्षय गुप्ता था, प्रिया पुत्र को बाइक पे लेके जा रहा था। अक्षय गुप्ता?
प्रिया चिल्ला रही थी? मैंने चिल्लाने की कोई आवाज़ नहीं सुनी। देख के लग नहीं रहा था कि किडनैपिंग हो रही है। तुम अक्षय गुप्ता को कैसे जानते हो? साहब जी, अक्सर मेरी दुकान पे कपड़े प्रेस करवाने आता था वो। उसी मोहल्ले में रहता है? जी, उसी मोहल्ले में रहता था। सुधीर जी का किराएदार था वो, उनके पुराने मकान में। सर आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है सुधीर जी। आपके पुराने किराएदार ने ही आपकी बेटी को अगवा किया है। हमारे पास आई विटनेस है। नहीं सर, अगर ऐसा होता तो आरती ने उसे पहचान लिया होता। देखिए, आरती जी ने उसे पीछे से देखा था, तो हो सकता है ठीक से ना पहचान पाई हूँ। आप एक काम कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ आ जाइए। जी सर। क्या क्या कहा उन्होंने? पुलिस का कहना है कि लॉन्ड्री वाले ने बाइक पर अक्षय को देखा है प्रिया के साथ। अक्षय? नहीं सुधीर, वो अक्षय नहीं हो सकता। पीछे से ही सही, पर मैंने उसे देखा था। अक्षय होता तो मैं उसे पहचान लेती। नहीं सुधीर, वो पक्का अक्षय नहीं था। मैं जितना अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वो मेरे सामने आ रहा था। मैं सब कुछ भुला चुका था, आगे बढ़ चुका था, लेकिन फिर से गुजरा हुआ कल लौट आया था। कुछ लोग कभी नहीं बदलते। सुधीर जी, अक्षय गुप्ता का नंबर दीजिए। जी, ये 2 महीने पहले तक यही उसका नंबर था। वो आपके यहाँ किराएदार था? हाँ जी, करीब 1 साल पहले मेरे पुराने घर में ऊपर वाला कमरा खाली था, जो हमने उसे किराए पर दे दिया था। आप उसे कैसे जानते थे? जी, मेरा एक दोस्त उसे मेरे पास लेकर आया था, गुरदास। सुधीर, ओ भाई तू बोल रहा था किराएदार चाहिए ना तेरे को? हाँ। और ले भाई मिल, ये बंदा अक्षय गुप्ता। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ओ, कुर्सी पढ़ लो। ओ भाई 2-3 हफ्ते पहले ही फरीदाबाद से आया है, बॉटलिंग की फैक्ट्री में काम करता है। ओ भाई आगे अपने बारे में बता दे वीरे। जी, वो कुछ दिनों पहले ही काम शुरू किया है। अभी तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं है, पर सीखने को बहुत मिल रहा है। अगर मेहनत से काम करता रहा तो आगे तनख्वाह भी ज़्यादा मिलने लगेगी। अच्छी बात है, मेहनत करने में विश्वास रखते हो। जी, वो किस्मत का ताला तो मेहनत की चाबी से ही खुलता है। कल से आ जाओ रहने, घर के ऊपर एक कमरा है। जी, पर वो किराया कितना होगा जी? किराए की फिक्र ना करो, जितना तुम दे पाओगे उतना ही होगा। थैंक यू जी। 2 महीने पहले उसने आपका घर छोड़ दिया? जी। और उसके 1 महीने बाद आपने भी अपना घर बदल लिया? जी। अक्षय चला गया था या आपने उसे घर से निकाल दिया था? जी, मैं... देखिए सुधीर जी, अगर अक्षय ने ये किडनैपिंग की है तो उसकी कोई वजह होगी। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा आप लोगों के बीच। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जरूर आप ही को कोई गलत फहमी हुई है। और फिर मेरी पत्नी ने उस आदमी को भागते हुए देखा था और उसका कहना है कि वो अक्षय नहीं था। लॉन्ड्री वाले बलविंदर का कहना है कि जब अक्षय आपके घर किराए पर रहता था तो उसकी दुकान पर कपड़े प्रेस करवाने के लिए आता था। वो भी उसे अच्छी तरह से पहचानता है। हो सकता है आपकी बीवी को गलतफहमी हुई हो। सुधीर जी, अगर हम ये मान के चलें कि अक्षय ने ये किडनैपिंग की है तो उसकी 2 ही वजह हो सकती हैं। या तो आपसे पैसे ऐंठने के लिए या फिर आपसे बदला लेने के लिए। अपना सामान उठाओ, निकल यहां से। बदला? लेकिन किस बात का? अक्षय हमारा घर 2 महीने पहले छोड़कर चला गया था। वो अचानक किस तरह आएगा, वो भी ऐसा कुछ करने? मुझे नहीं लगता। ठीक है, आप जा सकते हैं अभी। जी। सर, अक्षय का फोन स्विच ऑफ है। कब से? कल से। प्रिया भी कल से गायब है। अक्षय गुप्ता का इस किडनैपिंग के साथ जरूर कुछ ना कुछ लेना देना है। खंगालो इसके फोन रिकॉर्ड्स। इस किडनैपिंग के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। सुधीर राजावत की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है। वर्मा सर, अक्षय के साथ साथ सुधीर की फैमिली की भी हिस्ट्री निकालो। यस सर।
बाय रिया, कल मिलते हैं। अरे निशा बेटा, बड़ी जल्दी आ गए आज आप स्कूल से। हाँ जी, सारे पार्ट सवेरे तक पहुंच जाएंगे जी। चंगा ही चंगा चंगा। पापा, हाँ बेटा। आपसे एक बात कहूँ? हाँ बेटा, बैठना। बोल ना बेटा, क्या बात है? अतीत की गहराई में कुछ ऐसे राज छुपे थे जो सबके वर्तमान पर हावी हो रहे थे। गुजरे हुए कल के साथ साथ वर्तमान की सच्चाइयों ने भी इस केस से जुड़े लोगों को बेजुबान बना दिया था और एक मासूम बच्ची को इस षड्यंत्र में घसीटा गया था। जो लोग अपने जज्बात और अपनी आकांक्षाओं में घिरे थे और इस साजिश को अंजाम दे रहे थे, आखिर वो क्यों इस निर्दोष बच्ची के साथ ये खिलवाड़ कर रहे थे? इस केस की तहकीकात के अंत में गुजरे हुए कल में दफन कई रहस्यों पर से पर्दा उठा, वर्तमान की कई सच्चाइयां सामने आईं और आखिरकार पुलिस प्रिया तक पहुंची। लेकिन प्रिया कब, कहां और किस हालत में मिली, ये हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, किसी की बुराई या ईर्ष्या करने में बिताया हुआ समय अगर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाए तो आप जल्द ही अपनी मंजिल पालेंगे। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।